हेलो सभी को, सारथी फिजिक्स में फिर से आप लोग का स्वागत है। चलिए हम लोग आज आरएफएल का सेकंड वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सेंटर ऑफ मास का रिवीजन करेंगे। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसका रिवीजन फटाफट करते हैं। इसमें हम लोग मैक्सिमम क्या करेंगे कि जो भी सेंटर ऑफ मास का बेसिक पार्ट है, इस वीडियो में वही चीज़ हम लोग क्लियर करेंगे। जिसे मान लीजिए कि सबसे पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास में हम लोग डिस्क्रीट सिस्टम के बारे में देखने जा रहे हैं कि डिस्क्रीट सिस्टम का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ब्लॉक छोटे छोटे मास क्या होगा, पॉइंट मास अगर दिया है, कितना हुआ, सब छोटे छोटे मास दिया हुआ, मतलब पॉइंट मास अगर दिया रहे, बहुत सारे छोटे छोटे मास अगर पॉइंट मास अगर दे दिया जाए तो फिर उसका सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सेंटर ऑफ मास निकालने से पहले सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट को चूज किया जाता है कि हम लोग सेंटर ऑफ मास किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो वो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर केस में हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, क्योंकि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास देखना बहुत ही आसानी होता है। मतलब ओरिजिन से कितना दूर है सेंटर ऑफ मास। जैसे मान लीजिए कि इसे पॉइंट मास यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे M1 मास है यहाँ पे। अब M1 मास जो आप लोग का M1 मास का अगर सेंटर ऑफ मास पॉइंट मास है, तो पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास उसी जगह पर होता है, पॉइंट पे ही होता है। तो जैसे मान लीजिए कि इसका पूछा जाएगा सेंटर ऑफ मास, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। लेकिन ओरिजिन से देखा जाए तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे होगा, तो मान लीजिए कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे होगा, तो ओरिजिन से ले लीजिए ये R1 डिस्टेंस पे होगा। कितना होगा, R1 डिस्टेंस पे होगा। कितना डिस्टेंस पे होगा, ये R1 डिस्टेंस पे हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए क्या होगा, उसी तरह पॉइंट मास है। अब ओरिजिन से पूछा जाएगा तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे होगा, तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे होगा, R2 डिस्टेंस पे होगा। कितना होगा, R2 डिस्टेंस। तो R2 वेक्टर लिखा, क्योंकि वेक्टर का फॉर्म ले आता है डायरेक्शन हमेशा, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पे अगर इसको पूछा जाएगा इसका ओरिजिन से कितना दूर पे है, तो कितना होगा, R3 डिस्टेंस पे होगा, R3 वेक्टर। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए कि यहाँ से पूछा जाएगा तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वहीं देखा जाएगा। मतलब इसे पूछ दिया जाए कि M3 का सेंटर ऑफ मास M2 के रिस्पेक्ट में कितना दूरी पे है, तो जो इसके बीच में गैपिंग होगा वहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ज्यादातर केस में ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेते हैं, क्योंकि हम लोग इजीली क्या करते हैं, किसी भी सेंटर ऑफ मास को हम लोग इजीली देख सकते हैं कि इतना डिस्टेंस पे है। और सबके रिस्पेक्ट में होता है, लेकिन ज्यादातर केस में सेंटर ऑफ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। तो जैसे वहां पे 0,0 हुआ, ठीक है, ओरिजिन। अब देखिए ये जो वेक्टर होता है, ये पोजीशन वेक्टर यहाँ के रिप्रेजेंट कर सकता है, R1 वेक्टर, यहाँ का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, R3 वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अगर R के फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर का फॉर्म में अगर हम सेंटर ऑफ मास निकालना चाहें कि इस पॉइंट का मान लीजिए सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो मान लीजिए कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे आएगा। इससे डिस्क्रीट सिस्टम मतलब छोटे छोटे पॉइंट मास जो भी दिया हुआ है, इसका अगर सेंटर ऑफ मास निकालें तो मान लीजिए कि आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, ले लीजिए कि यहीं पे आ रहा होगा, इस पॉइंट पे आ रहा होगा, जिसको क्या लिखा जाएगा, मतलब कि COM पोजीशन लिखा जाएगा, जिसपे क्या होगा, COM टोटल पोजीशन होगा। अब मान लीजिए कि ये RC वेक्टर इसका नाम लेते हैं। तो RC वेक्टर अगर निकाला चाहा जाए कि RC वेक्टर कितना होगा, तो RC वेक्टर कितना होगा आपका, RC वेक्टर कितना होगा, तो RC वेक्टर जो होगा वो M1 इंटू R1 वेक्टर प्लस M2 इंटू R2 वेक्टर प्लस M3 इंटू R3 वेक्टर बाई कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 हो जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पे तीन तरह के मतलब पॉइंट मास सिर्फ 3 लिए, अगर मान लीजिए बहुत सारे मास रहता, 5, 10, 15, 20 ऐसे करके रहता, तो हम क्या करते हैं, इसमें और आगे एडिशन करते जाते हैं। हम 3 लेके लिए चल रहे हैं, तो मतलब 3 का ही हम लोग काम करेंगे। तो क्या होगा, ये सेंटर ऑफ मास पोजीशन के वेक्टर का फॉर्म है। मतलब ये मतलब कि R2 वेक्टर हो सकता है, R2 वेक्टर कुछ भी हो सकता है। मतलब R2 वेक्टर मान लीजिए कि x1 i कैप प्लस y2 j कैप, ऐसे मतलब वेक्टर फॉर्म में तुमको आपको दिया रहेगा। तो एक वेक्टर फॉर्म अगर दिया रहेगा तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो वो RCM। लेकिन अगर मान लीजिए कि x मतलब कि आपको पूछ दे कि मतलब इसका x वेक्टर मतलब कि आपको x और मतलब कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आपसे पूछने लगे, तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन x, xc, yc हो जाए इसका, वो xc, तो अगर xc का वैल्यू निकाला जाए तो xc का वैल्यू जो होगा M1 इंटू इसका x1 कोऑर्डिनेट, M1 का x1 कोऑर्डिनेट प्लस M2 इंटू x2 कोऑर्डिनेट प्लस M3 इंटू x3 कोऑर्डिनेट बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 हो जाएगा। उसी तरह अगर y कोऑर्डिनेट आपसे पूछने लगे yc की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, M1 इंटू क्या हो जाएगा, y1 प्लस M2 इंटू y2 प्लस M3 इंटू y3 बाई कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 हो जाएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी इस पॉइंट मास का अगर सेंटर ऑफ मास निकालना होगा, बहुत सारे दिया रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस फिगर ऐसे क्या कर सकते हैं, ऐसे हम लोग
फार्मूला को अप्लाई करके डायरेक्टली हम लोग वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसमें मान लीजिए कि 3D में अगर पूछा, मान लीजिए जेड एक्सिस भी दिया रहता था, हम क्या करते हैं जेड का वैल्यू जेड किसी भी और क्या करते हैं वो ऐसा ही लिख देते हैं m1 × z1 + m2 × z2 + m3 × z3/m1 + m2 + m3। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो भी लीजिएगा ना वो साइन के साथ लीजिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव सब देख के, अभी नहीं कि पॉजिटिव सारा वैल्यू उठा कर डाल लीजिएगा, वैसे क्या हो जाएगा, वो ऐसा गलत हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस मत लीजिएगा, डिस्टेंस नहीं लेना है यहाँ पे। कोऑर्डिनेट का मतलब साइन के साथ, अगर नेगेटिव एक्सिस में होगा तो उसका कोऑर्डिनेट जो भी लेंगे हम लोग नेगेटिव ले लेंगे, अगर पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट लेकर चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, डिस्क स्मार्ट। अब क्या हुआ कि इसमें हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 ब्लॉक सिस्टम, अगर कोई 2 पॉइंट मास अगर दिया रहे, 2 पॉइंट मास यहाँ पे क्या हुआ, अगर आपको दिया रहेगा उसका सेंटर ऑफ मास अगर निकालना चाहे तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 2 ब्लॉक अगर दिया रहता है, 2 ब्लॉक अगर जैसे मान लीजिए कि इसे हम आपको देखें कि सेंटर ऑफ मास जैसे 2 ब्लॉक सिस्टम है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा पार्ट इधर है और मान लीजिए कि ये भी इधर से छोटा सा मास लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको अगर मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास निकालना चाहा जाए, सेंटर ऑफ मास क्या करते हैं हम इसका निकालते हैं, तो देखिएगा इसका सेंटर ऑफ मास जिधर हेवियर बॉडी होगा ना उधर की तरफ सेंटर ऑफ मास ज़्यादा आएगा। देखिए यहाँ पे देखिएगा दोनों के बीच में डिस्टेंस देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का आई वाला गैप देखिएगा, ये थोड़ा बड़ा है, मतलब इधर क्या है, इधर बॉडी जो है लाइट बॉडी है, मतलब हल्का बॉडी है, इधर क्या है देखिए, इधर से एक छोटा सा मास ज़्यादा लगा दिए हैं, जो इधर क्या हुआ, इधर थोड़ा सा हेवियर बॉडी दिख रहा है। तो सेंटर ऑफ मास जो भी एग्जिस्ट करता है ना, सेंटर ऑफ मास हमेशा जो होता है हेवियर बॉडी के नज़दीक में क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, नियरेस्ट टू द हेवियर बॉडी होता है, मैसिव मास उसको बोला जाता है। मतलब जो बड़ा ब्लॉक होगा ना, इसे 2 ब्लॉक दे देगा आपको, एक ब्लॉक इधर देगा, एक ब्लॉक इधर देगा, पूछा जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करेगा, किसके नज़दीक ज़्यादा होगा। अगर मास डिफरेंट होगा तो ध्यान रखिएगा जिसका मास ज़्यादा होगा उसके नज़दीक क्या होगा, सेंटर ऑफ मास उसी के नज़दीक ज़्यादा जाएगा। अगर 2 ब्लॉक सिस्टम अगर क्या हो जाएगा, अगर इक्वल मास होगा तो कहाँ पे होगा, मिड पॉइंट पे होगा। देख लीजिएगा दोनों का मिड पॉइंट, दोनों के बीच का डिस्टेंस में मिड पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, वहीं पे उस क्या होगा आप लोगों का सेंटर ऑफ मास होगा। तो दिख रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिख रहा है हेवियर के नज़दीक हो रहा है क्योंकि ये छोटा मास है, तो देख रहे हैं नज़दीक अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, मान लीजिए कि आपका क्या होगा, ये पोजीशन आपका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। देखिए ये सेंटर ऑफ मास जो हो रहा है हेवियर बॉडी के नज़दीक हो रहा है और लाइटर बॉडी क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। तो हम लोग ऐसे ही देख सकते हैं कि यहाँ पे, तो वहीं से फिर क्या होगा, अगर मान लीजिए कि ये सेंटर ऑफ मास आपका हुआ है, इसे मान लीजिए कि 2 ब्लॉक यहाँ पर एक m1 मास एक m2 मास, ये पॉइंट मास है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट मास एक m1 m2 रख दे। तो मान लीजिए कि इसे हम यहाँ पे मान लिए कि m2 > m1 हो रहा है, मतलब ये मास क्या है, हेवियर है, तो इसलिए हम पहले से ही दे दिए हैं कि मान लीजिए कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, इसी के नजदीक हम दे दें, जिसको सेंटर ऑफ मास से इस ब्लॉक का मास कितना ले रहा है, डिस्टेंस कितना ले रहा है r2, और सेंटर ऑफ मास से इस ब्लॉक का डिस्टेंस कितना ले रहा है r1, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हम लोग लेकर चले r लेके, तो r का वैल्यू r1 + r2 हो जाएगा। अगर r1 का वैल्यू अगर निकाला चाहा जाए, निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे r के फॉर्म में, तो r1 का जो वैल्यू होता है ना, r1 का वैल्यू m2 × r दोनों के बीच का डिस्टेंस, m2 ध्यान रखिएगा m2 × r, मतलब r1 निकालने जा रहे हैं तो r1 निकालने जा रहा है, लेकिन इस मास का मल्टीप्लाई करें m2 × r/m1 + m2 हो जाएगा। फिर r2 अगर निकाला जाए तो m1 × r/m1 + m2 हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये फार्मूला याद नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन ये फार्मूला ध्यान रखिएगा m1 × r1 = m2 × r2 के बराबर होता है। ये कभी भी आप उससे पूछा जा सकता है, कभी भी कोई डिस्टेंस अगर निकलवाया जाए तो वहाँ पे क्वेश्चन में पूछ देते हैं। ये फार्मूला का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फार्मूला याद रखिएगा कि फार्मूला जो होगा ये यूज पड़ता है। दूसरी बात की एक चीज और यहाँ पे सीखे कि सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या हो रहा है, किसके नजदीक रहे हैं। यहाँ पे अगर पूछा जाएगा r2 क्या होगा, r2 < होगा r1 से, यानी क्या मतलब सेंटर ऑफ मास किसके नजदीक हो रहा है, सेंटर ऑफ मास हेवियर मास के नजदीक हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसे ध्यान रखेंगे, m1 × r1 = m2 × r2। फिर नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। सेंटर मतलब कंटिन्यूअस का मतलब हुआ कि आपका बड़ा मास मतलब पॉइंट मास ना दे, मतलब कुछ भी हो सके, जैसे मार्कर हुआ, आपका एक कपड़ा हुआ, एक कपड़ा को बोल दे कि इसका सेंटर ऑफ मास की निकाल के दिखाए। तो अगर कंटिन्यूअस मास सिस्टम अगर दे दे तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग डिसइंटीग्रेशन का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का हम लोग इस्तेमाल करके हम लोग उसका सेंटर ऑफ मास क्या करते हैं, निकालते हैं। तो उसको निकालते कैसे, तो मान लीजिए कि इसे क्या हुआ, मान लीजिए कि इस पूरा सिस्टम जो ब्लॉक दिया हुआ है इसका मास M दिया हुआ है, क्या होगा M होगा। अब इसका हमको निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसमें छोटा सा एक dm मास काटते हैं जो r डिस्टेंस पे होता है। कितना डिस्टेंस पे होता है, r डिस्टेंस में। तो अगर rc हम लोग निकालना चाहें तो ये आपका जो rc होता है वो r × dm / इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm हो जाएगा। अब गलती से भी नीचे से ऊपर से dm मत कटा दीजिएगा,
इसको कट मत कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा तो फिर एकदम से गलत हो जाएगा। ये फॉर्मेट होता है जो इस रिवीजन के दौर पर हम नहीं बता सकते कि आता कैसे, बट डायरेक्टली याद रखिए कि r इंटू डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm होता है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको क्या करेंगे, इसको जो भी इंटीग्रेट करेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लीजिए कि RC का मतलब हुआ कि आपका जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, सेंटर ऑफ मास आएगा तो ये RC जो हुआ यहाँ से यहाँ तक का क्या हुआ, डिस्टेंस हो गया। RC जो होगा इस ओरिजिन से 0,0 से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करके क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब जितने भी जैसे सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, मतलब जैसे मान लीजिए कि स्क्वायर हुआ है, स्क्वायर लेमिना इसको बोला जाता है। जैसे मान लीजिए स्क्वायर, कोई स्क्वायर बॉडी अगर कोई दे दिया जाए और उसका सेंटर ऑफ मास आपसे पूछे तो उसका क्या बोला, उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या होता है, उसके डायगोनल जहाँ पे कटता है, मतलब सेंटर दोनों डायगोनल जहाँ पे कट करता है सेंटर पे, वहाँ पे क्या होता है, इसका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करता है। क्लियर है यहाँ तक? उसी तरह मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर कोई बॉडी दे दे तो उसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, जहाँ डायगोनल कट करता है, जहाँ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ रेक्टेंगल बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ रेक्टेंगल जहाँ पे डायगोनल कट करेगा वहीं पे सेंटर एग्जिस्ट करेगा। ये आता कैसे है, तो इसी इंटीग्रेशन से हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। लेकिन हम लोग को उतना खास जरूरत नहीं है इस इंटीग्रेशन का, हम लोग को उतना अभी जानने की जरूरत नहीं है। जेई नीट के लिए, जेई मेंस और नीट के लिए उतना खास जानने की जरूरत नहीं है कि इसका इंटीग्रेशन से ही आता है किसी। इसको डायरेक्टली अगर याद कर सकते हैं तो याद करके ही इसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? उसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पे सर्कल है, एक रिंग दे दिया जाए, रिंग मतलब सर्कुलर रिंग, जिसे मतलब हाथ में कोई बाला वगैरह हम लोग पहनते हैं, रिंग वगैरह पहनते हैं, तो उस रिंग के थ्रू उस रिंग का अगर सेंटर मास पूछा जाएगा, उस रिंग का सेंटर मास कहाँ एग्जिस्ट करेगा, सेंटर पे, हमेशा कहाँ एग्जिस्ट करेगा, सेंटर पे एग्जिस्ट करेगा। उसी तरह मान लीजिए कि इसमें बहुत सारा अभी बॉडी होता है, जैसे मान लीजिए कि स्पेरिकल बॉडी, सॉलिड स्पेरिकल बॉडी, फुटबॉल जैसा कोई, मतलब फुटबॉल जैसे हॉलो स्पेयर दे गया है तो उसका सेंटर मास कहाँ होता है, उसके सेंटर पे होता है। स्पेरिकल बॉडी का सेंटर मास कहाँ होता है, उसके भी सेंटर पे एग्जिस्ट करता है। तो डिस्क दे दिया जाए, डिस्क जो होता है, डिस्क इसी की तरह रहेगा, डिस्क उसका भी सेंटर मास कहाँ एग्जिस्ट करता है, उसके सेंटर पे एग्जिस्ट करता है। बाकी उसके बाद मान हेमी स्पेरिकल दे दिया है, हेमी स्पेयर दे दिया है, हेमी स्पेरिकल कोई बॉडी दे दिया जाए जो सॉलिड और हॉलो, तो उसका भी सेंटर ऑफ मास जो होता है उसके सेंटर पर नहीं एग्जिस्ट करता है, किसी और पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है। जो हम आप लोग को मतलब कि स्क्रीन पर आप लोग को पेज, आप लोग को स्क्रीन क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो आप लोग क्या कर सकते हैं उसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये सब ईजी चीज होता है जिसको आपको याद रखना होता है। इसलिए हम यहाँ पे बता नहीं सकते, क्योंकि ये सब आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे, उसको आप लोग डायरेक्टली याद कर लीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अभी आप लोगों के पास वही चीज पढ़ना जरूरी है जो आप लोग के लिए जरूरी है, जो आप लोग के एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक के लिए पे हम लोग इस वीडियो को क्या करते हैं, एंड करते हैं, और हम लोग सेंटर ऑफ मास का सेकंड पार्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे मिले, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे का जो कुछ भी होगा सेंटर ऑफ मास को, उसको हम लोग उसमें क्या करेंगे, कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।